लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को कंप्लीट किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में हमने हेल्डेन्स इफेक्ट और हैम्बर्गर्स का जो देखा था वो हमेशा याद रखना है। हेल्डेन्स इफेक्ट कहाँ होता है, क्या उसमें क्या होता है? हेल्डेन्स इफेक्ट में एसिडिटी बढ़ती है, मतलब जब हेमोग्लोबिन टूटता है CO2 रिलीज होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है तो वो मोर एसिडिक हो जाता है, तब H+ आयंस रिलीज होते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो ये याद रखना है कि हेल्डेन्स इफेक्ट कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है, तो एल्वियोलर लेवल पे हो रहा है, लंग्स के लेवल पे हो रहा है, ये हमेशा याद रखना है। और हैम्बर्गर्स इफेक्ट जो है वो कहाँ हो रहा है, कब होता है? जब क्लोरीन बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज को अंदर जाता है, अगर याद आ रहा होगा आपको, तो वो कहाँ होता है? टिश्यू लेवल पे होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, एल्वियोलर लेवल पे क्या परफॉर्म हो रहा है, टिश्यू लेवल पे क्या परफॉर्म हो रहा है। टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, CO2 का या O2 का? ऑब्वियसली CO2 का। और एल्वियोलर लेवल पे किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेयर में तो CO2 का 0.3 है और ऑक्सीजन का 159 समथिंग अराउंड है। तो ये पार्शियल प्रेशर्स याद रखना बहुत ज़्यादा है, कौन से लेवल पे कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। प्लस वो जो था टिश्यू से वेन्स में जाएगा कि आर्टरी में जाएगा, वो सब भी बहुत अच्छे से याद रखना है। आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन। इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन 1 मिनट में हमने देखा था कि हम कितना ब्रीथ करते हैं, 1 साइकिल, मतलब एक बार इनहेल, 1 टाइम इनहेल एंड 1 टाइम एक्सपिरेशन। हमने देखा है कि 1 मिनट में कितना 12 to 16 टाइम्स होता है ब्रीदिंग, है ना, 12 to 16 टाइम्स 1 मिनट में। मतलब अगर हम अप्रॉक्स बात करें 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में अगर हम 12 लेते हैं तो 12 टाइम्स होता है, तो एक टाइम में कितने सेकेंड्स लगेंगे? तो 60/12 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स 1 ब्रीथ में लगेंगे। समझ में आ रहा है? 1 साइकिल मतलब कितने सेकेंड्स की हुई? एक साइकिल मतलब एक एक्सपिरेशन और एक इंस्पिरेशन, तो 1 साइकिल कितनी हुई? 5 सेकेंड्स की हुई। 5 सेकेंड की 1 साइकिल होती है। अब इसमें इंस्पिरेशन ज़्यादा होता है या एक्सपिरेशन का टाइमिंग कैसा होता है? तो इंस्पिरेशन जो होता है वो 2 सेकेंड्स का होता है और एक्सपिरेशन 3 सेकेंड्स का होता है। सांस लेने में ज़्यादा टाइम लगता है सांस छोड़ने में। सो इंस्पिरेशन 2 सेकेंड्स का होता है एंड एक्सपिरेशन होता है 3 सेकेंड्स का। अब जब ब्रीदिंग हो रही है, जब इंस्पिरेशन हो रहा है, तो कौन से नर्व मसल्स को मैसेज जाना चाहिए, या कौन से नर्व्स को सप्लाई जाना चाहिए? तो वो कौन से होंगे ना, कौन से नर्व मसल्स को सप्लाई जाना चाहिए? डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल, याद आ रहा होगा अभी। और जब एक्सपिरेशन है तो किसको जाना चाहिए? किसी को भी नहीं, क्योंकि तब रिलैक्स करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी को रिलैक्स करना है। इंस्पिरेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो तब किसी को भी नहीं। ये होता है हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में को और क्या कहते हैं हम? एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। प्रेगनेंसी वाली ब्रीदिंग को कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। मैंने बताया था क्योंकि यूट्रस यहाँ ऊपर तक आ जाता है, तो प्रेगनेंसी में थोरैसिक ब्रीदिंग होती है। अब ये जो ब्रीदिंग है, ये जो नर्व सप्लाई हो रहा है इसमें इनहेलेशन के लिए, फिर उसको स्टॉप करना पड़ेगा फॉर एक्सहेलेशन, ताकि वो रिलैक्स कर सके 3 सेकेंड्स के लिए। फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। तो इसके लिए 2 कंट्रोल्स होते हैं। वी हैव 2 कंट्रोल्स। इसके लिए 2 कंट्रोल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेंटर्स वी कैन से।
दो टाइप के सेंटर्स होते हैं, एक होता है नर्व कंट्रोल एंड एक होता है केमिकल कंट्रोल। दो टाइप्स के कंट्रोल्स होते हैं। अब क्योंकि नर्व कंट्रोल है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स आएंगे। नर्व कंट्रोल है तो नर्व कंट्रोल में भी अब देयर आर टू सेंटर्स, दैट इज मेड्यूला एंड पोंटाइन। दो सेंटर्स होते हैं। मेड्यूला है, बहुत सारे नर्व्स होंगे ऑब्वियसली। अब पहले ये समझिए कि जो मेड्यूला है, मेड्यूला इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर। मेन रेस्पिरेटरी सेंटर इन नर्व कंट्रोल है एंड दैट इज मेड्यूला। इसको बोलते हैं RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्योंकि ये RRC, क्योंकि ये रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग को मेंटेन करता है। नॉर्मली हमारा जो रिदम चल रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग का, उसको मेंटेन करता है मेड्यूला। हमेशा याद रखना है। अब मेड्यूला में भी दो हैं, डॉर्सल है और वेंट्रल है। क्योंकि बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे तो वो भी डिवाइडेड हैं, डॉर्सल रिदम सेंटर और वेंट्रल रिदम सेंटर हम बोलेंगे। अब इनमें भी मेडुला में जो DRC और VRC है, उसमें से DRC जो है वो मेन रोल प्ले करता है इन नॉर्मल ब्रीदिंग में। VRC का कोई रोल प्ले नहीं होता है इन नॉर्मल ब्रीदिंग। ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हमने जो देखा है ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसमें ये रोल प्ले करता है। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग में VRC का कोई रोल नहीं होता। DRC प्लेज द रोल। इंस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं इसको। कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग, इनिशिएट्स इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को ये इनिशिएट करता है। सो न्यूरल कंट्रोल में मेड्यूला एंड पोंटाइन, जिसमें से मेड्यूला जो है वो मेन रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, RRC जिसको बोलेंगे। नाउ अगर हम बात करें पोंटाइन की, तो पोन्स में भी कुछ सेंटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। देयर आर सम सेंटर्स। अब जैसे अगर पता होगा तो यहाँ पे पोंटाइन पोन्स आता है, इसके बाद मेड्यूला आता है। मेड्यूला के भी दो पॉइंट्स आएंगे, डॉर्सल एंड वेंट्रल, दो मेड्यूला के पॉइंट्स आएंगे। नीचे वो फोरामाइन ऑफ मैग्नम से कंटिन्यू करेगा। डॉर्सली ये आएगा, डॉर्सल एंड वेंट्रल मेड्यूला आएगा, यहाँ पे पोंटाइन सेंटर पॉन्स आते हैं और नीचे वो फोरामाइन ऑफ मैग्नम से कंटिन्यू करेगा। तो अब क्या होता है, मान लो अगर CO2 बॉडी में हाई हो गया है, CO2 ज़्यादा हो गया है, अगर आप बीमार हो गए हो या इंस्पिरेशन कम हो रहा है, कैसे क्यों कम हो रहा है, तो वो जो याद आ रहा होगा हमने पढ़ा है, कैडेट वाले कंडीशंस हैं। अगर CO2 बढ़ गया है, किसी भी रीज़न से बॉडी में CO2 इंक्रीज हो रहा है, हम क्या चाहते हैं कि जितना CO2 बन रहा है उतना निकल जाए। अगर उतना CO2 नहीं निकलता तो क्या होगा, सफोकेशन, एनेक्सिया एंड देन डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड में से क्या हो रहा है, मतलब CO2 बढ़ गया है। नॉर्मली पार्शियली प्रेशर ब्लड में कितना है, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो नॉर्मली कितना है, 40 है। तो अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब CO2 पूरा नहीं निकल पा रहा है, ब्लड में बढ़ गया है, तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो पोंटाइन सेंटर है, इन दैट कंडीशन दिस पोंटाइन सेंटर ये एक्टिवेट हो जाता है। पोंटाइन सेंटर एक्टिवेट्स। नॉर्मल ब्रीदिंग में ये सोया रहता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्टिवेट ही जब ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं तब एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, DRG को स्विच ऑफ कर देता है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग को स्विच ऑफ कर देता है और अपना प्रोसेस करेगा। मीन्स ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा या कम बढ़ा देता है। ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग 5 सेकेंड्स में हो रही थी एक ब्रीदिंग, अब वो 4 सेकेंड्स में होने लगेगी। तो उतना
ब्रीदिंग रेट जो है, जो 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स था, अब वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, CO2 मोर एक्सपायर होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे काम करता है। अब ये पोंटाइन DRG को कैसे मैसेज भेजेगा? तो इस पे निगेटिव इम्पैक्ट करता है ये, इस पे निगेटिव इम्पैक्ट करके इसको स्विच ऑफ करके ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ताकि वो जो रेट CO2 का बैलेंस जो है उसको वो मेंटेन कर सके। तो ये प्रोसेस को इसको स्विच ऑफ करता है, मीन्स क्या, इसको स्लो डाउन करता है, इसको स्लो डाउन करता है और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को ये बढ़ा देता है। ये कौन करता है? पोंटाइन। सो पोंटाइन मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका? RRC, रेस्पिरेटरी रिदमिक रेट। अब ये RRC रेस्पिरेटरी रिदमिक रेट को बढ़ा देगा। NCERT में दिया है कि ये जो पोंटाइन सेंटर में ये जो सेंटर होता है जो ये सब करता है उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करेगा, रिड्यूस टाइम ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस करेगा और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें एक और सेंटर होता है एपनिस्टिक सेंटर। सम सेज कि ये दोनों साथ में मिलके परफॉर्म करते हैं, सम सेज इसका कोई रोल नहीं होता, बट मेन NCERT में दिया है पोंटाइन सेंटर में जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है CO2, जिस CO2 को ये समझेगा पोंटाइन कि CO2 बड़ा है, वो जिस कहाँ वो ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और डीऑक्सीजनेटेड होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड होगा। इस बात में बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होके रॉन्ग करके आते हैं। तो ऑक्सीजनेट होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही टिश्यूज में जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही टिश्यूज में जाएगा, हमने वो पूरा साइकिल पढ़ा है। टिश्यूज में से कहाँ जाएगा? वेन्स में जाएगा, फिर आर्टरी में जाएगा, राइट आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में आएगा। यहाँ तो CO2 निकल जाती है पल्मोनरी आर्टरी में जब आता है तो ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, वहाँ CO2 निकल जाएगा। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से तो CO2 निकलने वाला है, तो उसको चेक करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो अगर डीऑक्सीजनेटेड में ज़्यादा है भी तो वो निकल जाएगा। अगर मान लो ऑक्सीजनेटेड में बढ़ गया है, मतलब वो वेन्स, पल्मोनरी वेन एंड देन लेफ्ट वेन आर्ट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा में, एओर्टा से पूरे बॉडी में, ब्लड में, मसल्स में, नर्व्स में जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें है, मतलब वेन्स वाला, टिश्यू से वेन्स वाला, वेनस ब्लड में नहीं, आर्ट्रियल ब्लड में जो एओर्टा में आएगा। ये हमेशा याद रखना है, नॉट वेनस ब्लड बट आर्ट्रियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ऑफ CO2, PCO2 अगर मोर हो जाता है तब ये पोंटाइन एक्टिवेट होगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये हमेशा याद रखना है, नॉट इन वेनस ब्लड PCO2 इंक्रीज्ड इन आर्ट्रियल ब्लड। क्लियर? ये है पोंटाइन। अब इसमें दो हैं, एपनियोस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक। नाउ दूसरा है केमिकल कंट्रोल। अब सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला, पहले असेंडिंग होता है, फिर पहले असेंडिंग होता है, फिर आर्क ऑफ एओर्टा होता है एंड देन डिसेंडिंग होता है। आपको पता होगा तो पहले असेंडिंग, देन आर्क ऑफ एओर्टा, देन डिसेंडिंग एओर्टा, जो ब्लड को होल बॉडी में सप्लाई करेगा। अब इस एओर्टा में क्या होता है, 3 आर्टरीज होती हैं अगेन, जो ब्लड को, फेस को और पूरे बॉडी को जो है वो ब्लड पास करेंगी। तो इसमें जो ब्रेन का होता है, पहला जो ब्रेन की आर्टरी होती है उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी।
ब्रेन की आर्टरी जो होगी कैरोटिड आर्टरी, और बाकी की जो होती है उसको बोलते हैं एओर्टिक बॉडीज बोलते हैं, या एओर्टिक आर्टरीज बोलेंगे बाकी की बॉडी को। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो एओर्टिक बॉडीज हैं और ये जो कैरोटिड आर्टरी है, इनमें क्या होता है, देयर आर सम सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं इनमें। ये जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, नॉट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, सेंसिटिव सेल्स होते हैं इनमें। इन एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड आर्टरी में सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये सेंसिटिव सेल्स किसको सेंसिटिव होते हैं, किस केमिकल को सेंसिटिव होते हैं, तो वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब एओर्टा से ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ही आ रहा होगा, एरियोटल लेवल पे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एओर्टा में आ रहा है। इसमें सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि किसको सेंसिटिव है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और उसी को केमिकल बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज अ केमिकल जिसको ये सेंसिटिव है, इसीलिए केमिकल कंट्रोल। तो ये उसको सेंसिटिव है तो ये सेंस करके उसको क्या करेंगे, जो एओर्टिक की बात कर रहे हैं हम, एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड आर्टरी जो है इनमें सेंसिटिव है, ये सेंस करेंगे इनको, फिर क्या करेंगे, पोंटाइन को मैसेज भेजेंगे, पोंटाइन अगेन वही काम करेगा, सेम DRC को स्विच ऑफ करेगा और एक्सपिरेशन प्रोसेस बढ़ा के ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा क्योंकि इसमें सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। अब क्योंकि कैरोटिड आर्टरी है, मैंने बोला ब्रेन की आर्टरी को बोला है, तो ये ब्रेन में भी जाएगा तो ऑब्वियसली मेडुला में भी जाएगा, तो मेडुला में ऑल्सो देयर आर सम सेंसिटिव सेल्स, मेडुला में भी सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो उसको सेंस करेंगे, और अगेन वही सेम कथा कहानी होगी। मीन्स बॉडी ने कई लेवल्स पर कंट्रोल दे रखा है, बिकॉज ब्रीदिंग जो है वो हमारा एक वाइटल फंक्शन है। बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग इज अ वाइटल फंक्शन, बॉडी ने कहीं लेवल पर, बहुत सारे लेवल्स पर उसको कहीं लेवल्स पर कंट्रोल दे रखा है। सो अगर CO2 बढ़ेगा तो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज जो हैं, कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज रिएक्शन होगा, पोंटाइन रिसेप्टर्स होंगे और मेडुला भी काम करेगा, तीनों चीज़ें होंगी। मेडुला में भी पता चलेगा, कैरोटिड एओर्टिक में भी, और पोंटाइन भी होगा। केमिकल कंट्रोल में ब्रेन और मेडुला में, केमिकल कंट्रोल में ब्रेन में मेडुला और बाकी की पूरी बॉडी, मतलब कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज। तो केमिकल कंट्रोल में सेंट्रली मेडुला, पेरिफेरली कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज आती हैं। तो ये सारा होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम अच्छे से अभी देखें तो नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, प्रेगनेंसी में थोरैसिक ब्रीदिंग। ये पूरा है 1 मिनट में 12 to 16 मिनट्स, 12 to 16 in 1 minute, 12 to 16 times 1 minute। एक साइकिल को 5 सेकेंड लगते हैं, इंस्पिरेशन 2, एक्सपिरेशन 3। दो कंट्रोल्स हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेडुलरी सेंटर जो मेन नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करता है, उसमें भी डॉर्सल एंड वेंट्रल में से डॉर्सल रोल प्ले करता है। फोर्सफुल में VRC रोल प्ले करेगा। इसके अलावा पोंटाइन सेंटर है, मेडुला के अलावा न्यूरल में ही पोंटाइन सेंटर है जो RCC के फंक्शन को मॉडरेट करता है। उसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो स्विच ऑफ करेगा इंस्पिरेशन को, रिड्यूस टाइम ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को, RR रेट को बढ़ा देगा, और एप्नोस्टिक सेंटर जो मैंने बोला। उसके अलावा केमिकल कंट्रोल में सेंट्रल इन मेडुला एंड पेरिफेरल कैरोटिक एंड एओर्टिक बॉडीज पेरिफेरल। सो ये है एक कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बॉडी में हम, अगर आप लोग खुद की सांस रोक लो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए तो नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए हम सांस रोक लेते हैं तो अर्ज होता है बॉडी में और हम सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पूछा जा चुका है। तो उस अर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्योंकि हमने सांस रोक ली है, वी स्टॉप ब्रीदिंग, तो हमने ऑक्सीजन लेना तो बंद कर दिया है, तो ऑक्सीजन तो बंद ही हो गया है, ऑक्सीजन का रोल प्ले नहीं है। बट जो अंदर CO2 दबा हुआ है वो बढ़ रहा है, अंदर का CO2 बढ़ रहा है, उसको निकालना है। तो क्योंकि CO2 बढ़ रहा है, CO2 ही अर्ज क्रिएट कर रहा है मतलब, तो CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ज के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है। सो याद रखना है, ये है पूरा कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब लास्ट थोड़ा ही टॉपिक बचा है इस लेक्चर में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस लेसन में। छोटा सा ही लास्ट टॉपिक है, यू नोट दिस डाउन। लास्ट लेक्चर में, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो लेके इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।